नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। मैं उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। अपने सभी दर्शकों का दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि दस्तक दिल की बात कलम से एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें साहित्य जगत में जाना पहचाना नाम जो है वो हमारे यहाँ दस्तक देते हैं, क्योंकि वो अदब की दुनिया के, साहित्य की दुनिया के जो है ख़ास शख्सियत हैं। इसी कड़ी में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं। उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि आईटी के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं और बड़ी दूर से आए हैं, देवभूमि हिमाचल से आए हैं और युवा शायर हैं। मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर, राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर अपनी प्रस्तुति देते हैं और आज जस्ट टीवी पर हमारे दस्तक में मेहमान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्तिक शर्मा जी की। कार्तिक जी, आप स्टूडियो में आए, दस्तक दी आपने और दस्तक में दस्तक दी। दिल की बात कलम से भी कहेंगे और दिल की बात दिल से भी कहेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद सखी मैम, आपका और जस्ट टीवी का कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया जी। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ जी। बेहद शुक्रिया जी। और बहुत सारी बातें हमारे दर्शक आपके बारे में जानेंगे, आपकी कविताओं को सुनेंगे, लेकिन कविताओं के साथ साथ हम दस्तक में परिचय करवाते हैं साहित्यकार के जीवन का, ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चल सके कि साहित्यकार कहाँ से हैं, ये साहित्यकार किस भूमि से हैं और इनका जीवन क्या है, क्योंकि जीवन का सफर भी बिल्कुल बहुत प्रेरित करता है। जीवन की ऊंची नीची पगडंडियों से जब एक मुसाफिर की तरह गुजरती है जिंदगी, तो कितने पड़ाव जिंदगी के झेलने पड़ते हैं, किन किन से गुजरना पड़ता है, ये तमाम जानकारियां इस सफर से हमारे दर्शकों को जो है मालूम होती है। तो गजलें भी आपसे सुनेंगे, कविताएं भी सुनेंगे, तो शुरुआत कर दूं झड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो प्रश्न पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा जी। हाँ, मैं तैयारी करके आया हूँ। क्या बात है, जो आपने तैयारी की है तो हो सकता है कि बिल्कुल उसके विपरीत हम आपसे सवाल पूछेंगे। कोई दिक्कत नहीं है जी। शायर के पास जवाब ना हो तो किसके पास? क्या बात है। नेता और शायर में यही फर्क है। नेता भी कविता पढ़ता है मंच पर जी, शायर भी पढ़ता है जी, पर शायर के पास हर सवाल का जवाब होता है, नेताओं के पास नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारे दर्शकों को हम ये जरूर जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं, कहाँ जन्म हुआ, कैसे पालन पोषण हुआ, कहाँ पे आपकी शिक्षा हुई जी, जरा जीवन पर प्रकाश डालिए। मेरा जहाँ जन्म हुआ है उसके बारे में बुल्ले शाह जी ने अपनी 2 रचनाओं में जिक्र किया जी। कि एक आए नादौन जाए कौन, someone who settled in नादौन permanently settled there। अच्छा, नादौन में? हाँ, नादौन में। और दूसरा उन्होंने कहा कि बुल्ला जाने में कौन, तो उन्होंने नादौन के लोगों को इनोसेंट बताया है। तो आप देख सकती हैं कि मैं कितना इनोसेंट आदमी हूँ इस बात से जी जी। और वैसे भी बिल्कुल सही कहा आपने, सादगी तो होनी ही चाहिए। और जी, मुझे लगता है कि बातें भी पूछेंगे आपसे, तो शुरुआत करते हैं शायरी से जी। तो आगाज कीजिए आपकी रचनाओं से जी। तो जो सबसे पहली रचना मैं पढ़ूंगा जी, वो आज के, मुझे लगता है कि मेरी जो रचनाएं हैं वो मुझे समाज देता है, मैं कभी खुद नहीं लिखता जी। समाज मुझे कुछ आईने दिखाता है, मैं वो लिख देता हूँ। और इसी कारण से मैं बड़ा जो नाम बना शायरी की दुनिया में वो इसलिए ही बना हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरी कविता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोगों की ही कविता है, बेसिकली मेरा कुछ नहीं है उसमें, माध्यम है आप। माध्यम मैं बना हूँ। और ये इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद ही करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं समाज की बात समाज से कर पाऊँ जी। और यही लेखक का धर्म भी जी, है। बिल्कुल, स्वागत है। तो मेरी पहली कविता है गोलगप्पे। गोलगप्पे? गोलगप्पे, क्योंकि मैं खुद खाने पीने का पूरा शौकीन हूँ जी। तो मेरी कविताओं में खाने पीने के व्यंजनों के नाम से जुड़ी हुई अक्सर चीजें मिल जाती हैं। क्या बात है। एक बूढ़ी अम्मा गोलगप्पे की रेडी पर खड़ी होकर बोली, ओ मुन्नू, यानी ओ लड़के जिसको हम पहाड़ी में ओ मुन्नू कहते हैं, मुन्नू बोलते हैं जी। हाँ। ओ मुन्नू, हाँ। गोलगप्पे में मीठा मत डालना। अच्छा। गोलगप्पे में मीठा मत डालना। फिर पहला गोलगप्पा खाते ही फिर बोली, ये काले चने मत डाल, केवल और केवल आलू डाल। और गोलगप्पा भी वो दे जो आसानी से मुंह में टूट जाए। अच्छा।
उसका कारण हाँ, जो कविता की अगली पंक्तियां बताती जी, हैं हाँ, कि जीवन में मिठास, हाँ, जीवन में मिठास, हाँ, शुगर खा गई ओहो, और चबाने की आस बुढ़ापा। गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे सख्त होते हैं, चबाने जी। में मुश्किल होती है। तो इसमें बुढ़ापे को आपने डिस्क्राइब बिल्कुल। किया है, क्या और बात। ये सत्य घटना है। सच्ची घटना है, हाँ, अच्छा, हाँ, हकीकत भी है, वक्त के जी। साथ ये सब होता है। बड़ी जी। छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं, लेकिन बहुत ही यथार्थपूर्ण है। जी, धन्यवाद। एक और रचना के लिए आग्रह। बिल्कुल। दूसरी है बुद्ध और बुद्धू। बुद्ध और बुद्धू, अच्छा। और ये कैसे एक जैसे होते हैं जी, सुना है, क्योंकि हाँ। हम सबने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध ने, जब वो सिद्धार्थ थे, राजा थे, उन्होंने एक शमशान जाती हुई लाश को देखा और बुद्ध हो गए, ऐसा माना जाता है। सिद्धार्थ ने लाश देखी और सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। सुना है शमशान जाती हुई शैया को देख सिद्धार्थ बुद्धू से बुद्ध हो गए। अच्छा। और अक्सर अब शमशान को आलिंगन स्थल बनते देख मनुष्य जाति के बुद्ध से बुद्धू होने पर अब अचरज नहीं होता, अब अचरज नहीं होता। जी, कार्तिक जी, आपकी रचनाओं में जो है मर्म है, व्यंग्य बहुत है जी। कि उस जगह पर जहाँ पर इंसान बुद्धि प्राप्त करता है वहीं पर बुद्धू हो जाता है, वहीं बुद्धू हो जाता जी, है। बहुत इसमें जी। व्यंग्य है। जी। और ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, कहाँ पे पढ़ाई लिखाई? मैंने जो है वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ही स्कूल से करी और उसी स्कूल की यूनिवर्सिटी से मैंने जो है वो पढ़ाई अपनी बीटेक की। कहाँ से? तो ये डीएवी इंस्टीट्यूशन हाँ। जो है वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है, नादौन में ही। नादौन से। और उसके बाद मैं जालंधर में डीएवी यूनिवर्सिटी से ही बीटेक किया। जी जी, डीएवी से किया। जी जी। और आपने डीएवी मतलब किस में करी? इंजीनियरिंग किस में? मेरी सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग है। और व्यवसाय के तौर पे तो फिर आप इंजीनियर तो हैं ही जी, और भी कुछ करते हैं? जी, हमारा निजी व्यवसाय है, मैं उसे ही देखता हूँ वर्तमान में। जी, क्या बात है। जी। तो मुझे एक और बताइए कि आपने कविताएं भी लिखी हैं, जी, कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिख रहे हैं, जी, और काफी किताबें आपकी आ चुकी हैं, मैं देख रही हूँ। जी। तो मुझे ये बताइए कि पहले रचना जो है आपकी कविता थी या कहानी थी? सबसे पहली मेरी जो रचना थी वो एक कविता थी जी। और उसकी कुछ पंक्तियां मुझे आज भी ध्यान है कि घुटती है घुटने टेकती क्यों सत्य की पुकार है, हर बार पड़ती अभिमन्यु पर चक्रव्यूह की मार है, बीच बाजार नीलाम होती स्वयं द्रौपदी लाचार है, और हरता हरण करता आज का रावण, पर मौन सिया की राम के लिए पुकार है, पर मौन सिया की राम के लिए पुकार है। क्या बात है। मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका लेखन बहुत गंभीर है, बहुत चिंतनशील है, और आप अपनी रचना धर्मिता को बखूबी निभा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? समाज समय के साथ इवॉल्व होता है, मैं ऐसा मानता हूँ जी। पर समाज में कुछ त्रुटियां भी आती हैं, कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो समाज के हित के लिए नहीं होती, उन पे हमको कटाक्ष भी करना है। पर यदि हम समाज से स्वतंत्रता ही छीन लें तो उसका फिर विकास भी नहीं हो पाएगा। तो हमको दोनों पहलू साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे। हमको स्वतंत्रता भी समाज में देनी है, प्लस उसके साथ साथ जो विकार आ रहे हैं उनको निपटारा भी करना है। यदि हमारे यहाँ जो है वो पति के मरने के उपरांत स्त्री को जलाने की प्रथा आई, उसको हटाया हम ही लोगों ने है। वो बाहर का व्यक्ति आएगा और हम पे कोई चीज थोप देगा तो उससे हम किसी भी प्रकार से चीजें नहीं ठीक कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो ये हमारा काम है, क्योंकि हम समाज के हिस्से हैं। रूढ़िवादिताओं को हमें स्वयं ही तोड़ना है, स्वयं ही तोड़ना पड़ेगा। जी। कार्तिक जी, कविताएं भी आपने सुनाई और अपने बारे में भी बताया, तो आपकी कविताएं और सुनना चाहते हैं? बिल्कुल। जी जी जी। तो ये कविता, ये ना हमारा ध्येय रहता है कि हमारा जो मेहमान आया है उसकी रचनाएं भी सुने और उनके दिल की बात भी जाने, उनके जीवन के सफर के बारे में भी। तो रचनाएं भी परिचय देती हैं और जीवन परिचय भी उनसे हम। बिल्कुल जी। तो अब पहले हमने व्यंग पे बात की जी, व्यंग्यात्मक। अब ये जो कविता है ये थोड़ी रूपक या अलंकृत है जी, और इसका शीर्षक है प्रियतम। प्रियतम। प्रियतम कि मॉडर्न प्रियतम
कैसी होती है। अच्छा, मॉडर्न। हाँ, मॉडर्न प्रियतम। जी जी, स्वागत है। बिल्कुल। हाँ जी। अरुणिमा तेज नहीं मुख पर, अरुणिमा तेज नहीं मुख पर, ना आंखों के साहिल पर काजल की माया, फिर भी ऐसा क्या है तुझ में प्रियतम जो मेरे मन को भाया। क्या बात है भाई मुझे तेरे स्नेह तरुवर की अनुहार, वो मधु युक्त मधु शब्दों की मृदु फुहार, वो चंचल मुस्कान अचंभित, वो शब्द घटा करती मुझको मुद्दित, कठपुतलियां पुतलियां बनती नैनों की, डूबता था मैं सांझ पर ही दिखलाई छल छवि रैनों की, वो व्याकुलता से संदेशों का इंतजार, वो हंसना रूठना तेरा हृदय के भाव सागर में उठाता लहरें अपार, स्वप्न और मृग तृष्णा की ये कैसी पहेली रच डाली, बूझी मेरे मन ने फिर भी यह व्यथा कह डाली, क्या तुम नगरी कोई स्वप्नों की, या कोई मृग तृष्णा, या कोई माया, ऐसा क्या है तुझ में प्रीतम जो मेरे मन को भाया, जो मेरे मन को भाया। मतलब मन को भा गई। जी। क्या बात है। तो कार्तिक जी, इतनी खूबसूरत रचना के बाद एक सवाल तो पूछना बनता है कि कौन भा गई? क्योंकि आपके साहित्य में प्रकृति प्रेम है जी। जाहिर सी बात है कि आप देवभूमि से हैं तो प्रकृति प्रेम तो संभव है और बड़ा खूबसूरती से आपने बयान किया है, लेकिन आपकी युवा अवस्था के मुताबिक भी एक प्रेम और झलक रहा है। कौन है आपकी प्रेरणा? यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया मैंने, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा। अच्छा। मृग तृष्णा यानी मिराज। हाँ। जो अक्सर रेगिस्तान में लोगों को दिखता है कि पानी है पर पानी होता नहीं, तो ये भी इमेजिनेशन है। क्या बात है। क्योंकि एक जो शायर है उसको किसी के बाल भाएंगे, किसी की गाल भाएगी, शिव कुमार बटालवी की तरह, शिव कुमार बटालवी की तरह की मेरे से वो तस्वीर बन ही नहीं पा रही। तो ऐसा शायर के साथ ये कहना कि शायर को सिर्फ एक व्यक्ति पसंद आए या एक नेत्री पसंद आए, ये बड़ा ऐसे किसी के बाल पसंद है, किसी की आंखें पसंद है, किसी की आंखें किसी के होंठ पसंद है, किसी की आवाज पसंद। तो मतलब एक रूप में वो सारी चीजें एक जगह एकत्रित नहीं, क्योंकि शायर की जो मृग तृष्णा है वो बाकियों से ज्यादा है, क्योंकि वो इमेजिन कर सकता है। बाकी लोग उतने शील नहीं है इमेजिन करने में। शायर है तो शायर तो हर चीज डालेगा उसमें, तो वो जब आप हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप मात खा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इमेजिनेटिव है। मतलब ऐसा बुत तराशता है शायर जो, मतलब शायर सबसे बड़ा बुत परस्ता, ये मान लीजिए। जी जी, क्या बात है। और रचना के लिए फिर से आग्रह है, अगली रचना के लिए। जी। तो अब हम जैसे बात प्रेम की हो ही रही है जी, तो हम प्रेम पे ही अब एक दो क्षणिकाएं छोटी छोटी। स्वागत है। पहली, प्रेम। आखिर प्रेम क्या है? शायर क्या मानता है कि प्रेम क्या है? जी। प्रेम की मलाई को हम सब मथते हैं। प्रेम की मलाई को हम सब मथते हैं, मैं भी, आप भी और हम सब भी, पर हम सब के केवल और केवल हिस्से छाछ ही आती है। कुछ विरले लोग ही हैं जिनके हिस्से प्रेम का मक्खन आता है। क्या बात है, क्या बात है। खाने पीने की चीजों के माध्यम मैंने आपकी किताबें देखी हैं, आपकी रचनाएं भी किचन से संबंधित होती है। खाने पीने की गोलगप्पे हैं, टिक्की है और अभी मक्खन मलाई और ये लस्सी सब आ गए। लेकिन इसमें मैं देख रही हूँ कि जो मैसेज होता है वो बहुत लाजवाब होता है कि जो ये मक्खन है, ये मलाई, ये बिरले के हिस्से आती है। यानी सच्चा प्रेम हर किसी को नसीब नहीं होता। बिल्कुल। ये भाव कहने के लिए आपने दही को मथा, मलाई मक्खन के उपमा दी। क्या बात है, बहुत खूब। जी, अगली रचना। और एक है मॉडर्न प्रेम। अच्छा, मॉडर्न प्रेम कैसा होता है? अभी पहले मॉडर्न प्रेमिका की बात की। अगर मैं कहूँ तो ये कहूंगी कि कार्तिक जो है वो आधुनिक लेखक तो हैं ही, आज के समय को अंकित करते हैं अपनी रचनाओं में, लेकिन प्रेम सौंदर्य के साथ साथ व्यंग्य में बहुत अच्छा कहते हैं। हर बात पे एक व्यंग्य है। जी। वैलेंटाइन नजदीक आते ही
क्योंकि अभियान पीछे बीत गया जी। वैलेंटाइन नजदीक आते ही सब हो जाते हैं आशिक। क्या बात है। वैलेंटाइन नजदीक आते ही करारा तंज सब हो जाते हैं आशिक। और फिर भेदभाव, गरीबी, भुखमरी और आंदोलनों के बीच भी माहौल प्रेममय हो जाता है। क्या बात है। और लड़कों का बेडरूम और लड़कियों का मैटरनिटी वार्ड का सफर इसी के बीच सुगमता से तय भी हो जाता है। क्या बात है। इसमें भी व्यंग है, बहुत गहरी बात है। जी, अगली रचना के लिए आग्रह है, क्योंकि आज हम जो है ना पूरा फायदा उठाएंगे आपका, आपकी रचनाओं से, क्योंकि आप उतना नहीं कहते जितना आपकी कलम कहती है। जी, स्वागत है। तो अगली रचना है कमरे की तस्वीर। जी। अक्सर हम देखते हैं कि नवविवाहित जोड़ी होती हैं, उनको अक्सर अपने कमरों में कुछ तस्वीरें लगाने का बड़ा शौक होता है। जी। तो वहीं से ये कविता आई, वहीं से उपजी कि नवविवाहित जोड़े अक्सर हनीमून के बाद ढूंढते हैं बाल गोपाल की फोटो। अच्छा। ताकि पत्नी गर्भ के समय देखे एक बाल गोपाल, ताकि उनका भी हो एक प्यारा सा बाल गोपाल। पर कभी कभी किसी को मैंने खोजते नहीं देखा राधा का चित्र। राधा जो ब्रज की रानी है, बहुत खूब, जो गोलोक में तो कृष्ण की पटरानी है, पर क्या कोई चाहेगा उनकी बेटी राधा बने? क्या बात है। क्या कोई चाहेगा उनकी क्या बेटी कोई राधा चाहेगा कि उनकी बेटी राधा बने? विरह में रोए राधा, विरह में रोए राधा, कृष्ण मोह में सुध बुध खोए राधा। वो राधा क्या शादी के बाद भी पर पुरुष के साथ जिसका नाम लिया जा सकता है? क्या विरह का भूषण दिया जा सकता है? यदि नहीं, इसलिए ही तो हमने अपने बच्चों को कृष्ण बनाना है, जो चिट्ठी भेज सकता है, संदेश भी भेज सकता है, यहाँ तक कि उद्धव को भी भेज सकता है, पर स्वयं कभी नहीं आता, जो नटखट है, गोपियों का तन मन, उनका माखन, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लेता है, पर विरह वेदना हरने कभी नहीं आता, जो प्रेम जगाता है, मोह जगाता है, ममता भी जगाता है, और फिर छोड़ के चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत है, व्यंग है, तंज है, आलोचना है, समीक्षा है, नज़र, मतलब इसमें समाज की वो तमाम चीज़ें हैं जो आज के समय में जो प्रेम को लोगों ने इस तरह से खंडित किया हुआ है, प्रेम को जो परिभाषित किया है जिन शब्दों में आपने बिल्कुल सत्यों की बातें की हैं। जीवन में सच्चे प्रेम के आप जो हैं पैरोकार हैं। कार्तिक जी, बातें भी हो रही हैं, शायरी भी हो रही है, तो आपके जीवन से संबंधित भी पूछेंगे और गजलों का, कविताओं का दौर भी चलेगा जी। तो लेकिन एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतनी कम उम्र में आपने इतना लिखा है, कौन साहित्यकार हैं आपके प्रेम, किनको पढ़ना पसंद करते हैं आप साहित्यिक दृष्टि से? मैंने जो सबसे पहले 8वीं में पहली कविता लिखी थी, जो मैंने 8वीं में जी, जो मैंने अभी आपको सुनाई, घुटती है घुटने टेकती जी। उसका एक कारण था कि सीबीएसई जो स्कूल से उस समय जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें सीसीई पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी उसके माध्यम से मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा बताया गया था जी। तो हमको भी कहा गया कि आप जाइए घर में और कुछ लिख के आइए और आपको 10-15 नंबर जो मिलने हैं वो उस कारण से मिलने हैं। तो मैंने कहा कि चलो हम भी जाके कुछ लिखते हैं। तो मैंने अंग्रेजी में 2-4 लाइनें लिखी कि दैट हु एम आई डोंट नो, ऐसा करके कुछ लिखा कि, और वो थोड़ी अवसाद से भरी हुई थी। मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं इतने अवसाद में क्यों था, यदि मैं आज वो कविताएं पढूं, पर मुझे लगता है कि शायद उस वक्त मैं चीजों को जब ऑब्जर्व कर रहा था अपने अंदर, तो वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक दुख, एक पीड़ा का रूप ले रहे थे, और उनको बाहर नहीं निकाल पाने के कारण मुझे लगता है कि मैं एक अवसाद में था उस समय जी। पर कविता 8वीं क्लास में जी, पर कविता के माध्यम से मुझे लगता है कि वो जो पीड़ा मैं समाज की ले पाता हूँ, उनको बाहर
मतलब समाज तक, उस समाज की ही पीड़ा को पहुंचाने का काम जो है मेरी कविताएं करती है। उसमें व्यंग्य है, उसमें कटाक्ष है, और वो सब पे है। किसी एक व्यक्ति विशेष से प्रेरित या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ही ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की तारीफ करनी है या किसी का विरोध करना है, ऐसा कोई चाटुकारिता नहीं है, चाटुकारिता नहीं है। जो बुरा लगेगा उसको साफ भी नहीं है लेखन। जी, क्योंकि जो लेखक है, यदि अगर वो दरबारी हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा, तो फिर वो कविता क्या रहेगी? सही बात है। फिर उसमें वो भाव नहीं आ पाएंगे, और फिर जो आपको पढ़ने वाले वो जानते हैं कि आप कहाँ दरबारी होते हैं और कहाँ आप सरकारी होते हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि आप अपना काम यदि ईमानदारी से करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके व्यंग से, आपके कटाक्ष से उनके मन पे आघात हो, परंतु वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने पहली कविता उस दौरान लिखी, तो वहां से मुझे लगा कि शायद मैं भी लिख सकता हूँ, और इसी तरह ये कविता का दौर शुरू हुआ। एक बड़े अंतराल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं केवल पढ़ने में यकीन रखता हूँ, और उसमें मेरी विशेष रुचि ये रहती है कि मैं सभी शायरों को एक बार तो जिंदगी में पढूं। मेरा जैसे बाकी लोगों का होता है कि मेरा एक पसंदीदा शायर है, तो उसी को, उसकी सारी कविताएं पढ़ूंगा, मेरा ऐसा नहीं रहता। मैं हमेशा एक नया राइटर चूज करता हूँ, उसके बारे में पढ़ता हूँ, फिर उसकी कविताएं या उसकी रचनाओं के बारे में पढ़ता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 किताबें पढ़ ली, कभी एक किताब पढ़ ली, पर ऐसा रहता है कि मैं डाइवर्सिटी में मानता हूँ कि मैं हमेशा एक नया राइटर पकड़ता हूँ। मतलब कोई एक लेखक आपकी प्रेरणा नहीं है। जहाँ कहीं भी आपको अच्छा लेखन पढ़ने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है आपको। अब जैसे मैं मोहन राकेश जी की बात करूं, तो उनका आधे अधूरे के लिए उनको अवार्ड मिला है। मैंने उनकी डायरी पढ़ी है, शायद वो मेरी जीवन की सबसे पहली किताब थी, मोहन राकेश की डायरी। और जब उनका वो अवसाद, उनका वो दौर, जब वो जालंधर थे एज अ प्रोफेसर, और उस समय की घटनाएं और उन सबको पढ़ना, और किस प्रकार उन्होंने के जीवन के अंतिम समय में उनको उनकी प्रेमिका मिली जी, और बाकी सब घटनाएं जो घटी अंतिम समय में प्रेमिका जो उनकी सच्ची प्रेमिका थी जी, और उससे पहले उनकी झूठी थी। हाँ, उनसे पहले झूठी थी क्योंकि वो फिर पता लग जाता है कि शायर जब सच्ची बातें करता है तो वो फिर झूठी प्रेमिका नहीं हो सकती जी। तो उनका वो जो आधे अधूरे का, मैं मानता हूं कि जो उनकी समरी है वो कहीं ना कहीं उसी डायरी से निकली हुई है, क्योंकि वो जीवन में जो शायर देखता है, सुनता है, जो इमेजिन करता है, वो कहीं ना कहीं जो जितना भी फिक्शन है वो कहीं ना कहीं ट्रू इवेंट्स पे ही है। सही बात है। आज यदि मैं अपनी कविताओं से समाज पे व्यंग कसता हूँ तो वो समाज ही है जो दे रहा है, क्योंकि मैं तो बुद्ध नहीं हुआ अभी जो मुझे मतलब एनलाइटनमेंट हो जाए और मुझे सब दिव्य दृष्टि नहीं है मेरे पास। मैं समाज से देखता हूँ, समाज को देता हूँ। तो ये समाज का काम है कि वो जैसा है वो वैसा रहे, और ये हमारा काम है कि हम उसको बताएं कि जो वो जैसा है वो वैसा रहे। उसमें सुधार की कोई गुंजाइश रहती है? हाँ, सुधार की तो रहती है, क्योंकि मेरा भी अक्सर किताबों का रुझान इसी तरह की किताबों को होता है कि जैसे अगर मुझे कोई नई हैबिट शुरू करनी है तो मैं पहले एक हैबिट पे किताब पढ़ूंगा कि कैसे लोग एक इफेक्टिव हैबिट को शुरू करते हैं, हाँ। और उसके बाद उन तरीकों को अपनाऊंगा, ताकि जो काम करने के लिए यदि मुझे मेहनत करनी थी, यदि मैं किसी के एक्सपीरियंस से सीख पाऊं, जैसा चाणक्य भी कहते हैं कि हम दूसरों से सीख पाए, तो वो सबसे इजी काम है। और मुझे लगता है कि किताबें आपकी उम्र भी बढ़ाती हैं जी। किताबें मात्र आपकी सिर्फ बुद्धि का विकास नहीं करती, उम्र का भी करते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने 40-50 साल की उम्र के तजुर्बे के बाद एक किताब लिखी है। अब मैंने वो किताब पढ़ ली, मेरे पास 40 साल का तजुर्बा आ चुका है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अनुभव के आधार पे इंसान ज्यादा सीखता है जी। किताबी ज्ञान और व्यवहारिक जो ज्ञान होता है, व्यवहार से आता है, उससे तो सीखता ही है, लेकिन अनुभव इंसान को सीधा करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जब हम कुछ नई चीज सीखे उसको तुरंत प्रयोग में लाना चाहिए, ये मेरा मानना है जी। जैसे हम उसे तुरंत प्रयोग में लाएंगे तो हमको पता लग जाएगा हमारी कमियां क्या जी, और हमको कहाँ विकास करने की आवश्यकता है। क्या बात है। मैंने देखा कि जैसे आपने व्यंग में कविता कही, पहले आपकी कविता आराम से चलती है, बड़ी सहजता से, हंसी मजाक से शुरू होती है,
कि भी बुढ़िया गोलगप्पे बनवाने गई, कहा चने मत डाल, आलू मत डाल, फिर कहती है कि गोलगप्पा सख्त क्यों कर दिया, अब ऊपर से शुगर फ्री है, ऊपर से फिर दांत भी नहीं। तो जब इतनी मजबूरियां हो कि खाने को दिल करे लेकिन ना दांत साथ दे, ना जो है शुगर की वजह से ना शरीर साथ दे, तो ऐसे में जिंदगी का जायका तो खत्म हो जाता है। और आप फिर हास्य में लाके, व्यंग में लाके जो चोट करते हैं बड़ी नजाकत के साथ, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। अच्छा, ये बताइए कार्तिक जी, घर में कैसा माहौल है कि जब आप लिखते हैं तो घर में माहौल है? कोई और भी लेखक हुए हैं पहले? नहीं, मेरे पिताजी का नाम प्रेमचंद है, पर मेरा उनका कोई लेखन से वास्ता नहीं है, उनके बेटे का लेखन से वास्ता हो गया है। घर में किसी और ने परिवार में कभी नहीं? कभी नहीं। तो आप अपने आप में ही एक अनूठे इंसान हैं। घर वाले किस तरह से आपको सोचते हैं जब आप लिखते हैं? उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो कभी इस बात पे कटाक्ष नहीं करते हैं। वो हमेशा सपोर्टिव हैं जी इस बात को लेके कि कुछ नया किया जा रहा है, क्योंकि जैसे वो समाज को देखते हैं कि आज जैसे समाज में युवाओं का हाल है, लोग नशे की ओर जा रहे हैं, लोग ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, तो उससे तो बहुत बेहतर है कि उनका बच्चा कविता पढ़ रहा है। कविता का नशा है जी। साहित्य का नशा है। क्या बात है। तो उनको लगता है कि हाँ, सही दिशा में बच्चा चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और घर में और कौन कौन है? घर में मेरी माता जी हैं, मेरी दादी जी हैं और मेरे पिताजी हैं जी। आपकी युवा अवस्था है तो कोई और भी आपकी प्रेरणा है? नहीं, और मेरी कोई प्रेरणा नहीं जी। कार्तिक जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और नादौन के बारे में बताया, प्राकृतिक सौंदर्य, और जिस तरह से व्यंग की कविताएं सुनाई। तो मुझे ये बताइए कि आप सभी विधाओं में लिखते हैं, कहानी, गीत, उपन्यास, गजल, आपकी पसंदीदा विधा कौन सी है? मेरे को जब कोई बात का कटाक्ष करना है और सवाल छोड़ना है विचार करने का, तो मैं वहां पर प्रयोग करता हूँ कविता का। और जब मुझे किसी बात को बिना कटाक्ष के एक सोचने और विचारने तक ही सीमित रखना है, तब मैं कहानी का प्रयोग करता हूँ। जो मुझे लगता है कि कोई ऐसा वाकया हुआ जो मेरे अंदर भी एक मर्म पैदा कर दिया, जिसने मुझे भी विचार करने में, तो मैं उसे कहानी के रूप में गढ़ देता हूँ जी। और उसके अलावा जब कुछ ऐसी बातें करनी है जिनको इशारों में करना है जी, तो फिर गजल का प्रयोग भी किया जाता है जी। इशारों की, और वैसे तो कहते हैं कि गजल जो है इशारों की भाषा है जी। तो गजल भी आप जो है इशारों में कहते हैं। और आप किस वक्त लिखते हैं? मतलब इतना लिखा है आपने, इतनी किताबें हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, तो इतना सारा सब कुछ लिखना, फिर साथ में व्यवसाय संभालना, तो किस तरह से, कब वक्त होता है, आप किस वक्त लिखते हैं? मुझे जब भी कोई विचार आता है तो मैं उसे रॉ फॉर्म में तभी लिख लेता हूँ। और उसे जब हम बहुत शॉर्ट पॉइंट में लिख लेते हैं, ताकि यदि जब भविष्य में उसे दोबारा गढ़ा जाए तो वो पूरा विचार ही उस 2 पॉइंट से निचोड़ के निकाल लो। आप ये कहना चाहते हैं जो विचार तंतु उत्पन्न होता है, आप उसी वक्त उसको स्केच कर लेते हैं जी, लिख लेते हैं, और जब वक्त होता है फिर उसको समझ के फिर उसी भाव के ऊपर अपना लेखन आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने। कई बार ख्याल छूट जाता है तो भाव छूट जाता है, तो एक कविता मुकम्मल छूट जाती है। बिल्कुल जी। तो आग्रह करते हैं फिर से कुछ कविताओं का जी। तो जैसा बात हुई थी कि इशारों में, तो वैसे ही इशारों में एक रचना है कि जी। है मखौटे तो बहुत, यूं तो दिखाने के लिए, अच्छा, कुछ है अपनों के लिए और कुछ जमाने के लिए, बह रही है बानियत इंसानियत मुख से कभी, है रखा हर रंग मैंने भी दिखाने के लिए, और खुशी है कोई न गम मुझे बिछड़ने का, अश्क यूं ही है संभाले बस बहाने के लिए, और दिल जला कहकर छेड़ते हो तुम आज पर, है जला दिल मेरा प्यार ही निभाने के लिए, और पूछते हैं कार्तिक किस काम आती हूँ बता। अच्छा। पूछते हैं कार्तिक किस काम आती हूँ बता, खून घटाने के लिए या गम बढ़ाने के लिए। क्या बात है जी। एक और गजल जी। एक और कविता है जी, कोयल की कूक। जैसा एक हमारी कविता में अभी प्राकृतिक सौंदर्य भी आना चाहिए, क्योंकि मैं हिमाचल का वासी हूँ, कि तारों की बारिश में पेड़ों के ढांढस में कोई कोयल कूके,
तारों की बारिश में, पेड़ों के ढांढस में कोई कोयल कूके। आओ चले मैं और तुम भी आकाश चांद तारों तक। आओ चले मैं और तुम भी नदियां नालों पहाड़ों तक। पंछी राग गाएं सुनाएं, मन हमारा बहलाए। विचारों के बगिया में, भावों की दरिया में जीवन तरंग फूके। तारों की बारिश में, पेड़ों के ढांढस में कोई कोयल कूके। और गहराइयां ले आई हैं ये निशा भारी। गहराइयां ले आई हैं ये निशा भारी। ओढ़ी है चादर तारों की, सोई है दुनिया सारी। पत्तों का आंचल हो, हवा मीठी मीठी थपथपाए। तोता कहानी सुनाए और उल्लू भी लोरी गाए। विचारों के बगिया में, भावों की दरिया में जीवन तरंग फूके। तारों की बारिश में, पेड़ों के ढांढस में कोई कोयल कूके, कोई कोयल कूके। और कार्तिक जी, आप गजल लिख रहे हैं तो गजल की जो बारीकियां हैं तमाम, जैसे रदीफ, काफिया, बहरें, तो ये एक मुश्किल विधा है जी। और आप लिख रहे हैं जी। तो कोई पेचीदगी नहीं आती? किसी से सीख रहे हैं या मतलब किस तरह से लेकर? हाँ, मैं सीख रहा हूँ जी। कौन है आपके गुरु? मेरे जो गुरु जी हैं उनका नाम है डॉक्टर सुशील हसन नरेलवी जी जी। और उनसे मैं जो है वो चंडीगढ़ जाके सीखता हूँ। क्या बात है जी। और कहानियां भी आपने लिखी हैं, और आपको क्या लगता है कि आज के समय में कैसा लिखा जाए? वर्तमान साहित्य पर आपकी दृष्टि क्या है? क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं होना चाहिए आज के समय में? वर्तमान जो साहित्य है उसमें अभिव्यक्ति की आजादी का पुरजोर है जी, परंतु वो अभिव्यक्ति की आजादी कटाक्ष कम और अराजकता फैलाने का काम ज्यादा करती है समाज में जी। आज कविताएं और गीत तो लिखे जाते हैं पर उससे समाज भटक ज्यादा रहा है जी। भटक भी रहा है और भड़क भी रहा है जी। और दोनों काम से सिर्फ और सिर्फ समाज का हित नहीं हो रहा, अहित हो रहा जी। तो ये जो वर्तमान में जो लोग लिखते हैं और कुछ चंद टीआरपी के लिए समाज को आग लगाने का जो काम किया जाता है वो बंद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी। और लेखक का क्या योगदान है? लेखक का योगदान ये है कि एक तरफ तो हम अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके सार्थक पहलुओं पे तो हम बात करेंगे, परंतु जब लेखक जी उस अपनी लिमिट को तोड़ता है और वो अराजकतावाद की ओर बढ़ता है तो उसको रोकने का काम भी होना चाहिए जी। यानी अभिव्यक्ति तो हो पर उसकी परिरिधि भी तय होनी। और आप कुछ बात कर रहे थे एलबी जी, कुछ इस तरह जी। से जी। मुझे लगता है कि ये जो विषय है LGBTIQ का, और उसमें हाल फिलहाल में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है कि हम सेम मैरिज को जो है वो अलाउ करें, परंतु वो साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस शैली का जीवन जीते हैं उनका विरोध भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है ये सकारात्मक पहलू है। हमें संस्कृति भी साथ लेके चलनी है जी, परंतु हमें किसी के लिए क्रूर तानाशाह भी नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि ये वो देश है जिन्होंने पूरी दुनिया को शरणागति दी है। हमने यहूदियों से लेके, ईरानियों से लेके पारसियों तक सबको शरणागति, तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, परंतु उसके कारण समाज में आक्रोश आए, अराजकता फैले, विरोध हो, ऐसे काम भी हमको करने से बचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है कि सरकार अभिव्यक्ति तो देती है पर साथ ही साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका सपोर्ट भी कर रही है, तो ये अच्छी बात है जी। कोई और रचना आपके पास जी? रचना का शीर्षक है कैनवस। कैनवस जी। कार्तिक जी, आप हिमाचल से हैं, आपकी ड्रेस बड़ी मनमोहक है, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि संस्कृति जो है, अपनी जो संस्कृति को बचा के रखना, अपनी संस्कृति को बना के रखना, ये भी एक आपने जो है परिचय दिया है। आप चाहते तो सूट बूट में भी आ सकते थे, लेकिन आपने अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का जो बेड़ा उठा, आप जहाँ भी जाते हैं बड़े बड़े मंचों पे हैं, आपकी टोपी हमेशा आपके साथ होती है और आज भी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपने संस्कृति का जो संरक्षण कर रखा है, आप बधाई के पात्र हैं जी। तो कविता है कैनवस जी। रेशमी धागों में पिरोई उंगलियां जी,
रेशमी धागों में पिरोई उंगलियां, उंगलियों में धागे या धागों में उंगलियां, काले कैनवस पर खींची एक सफेद रेखा। काला कैनवस या सफेद रेखा, कुछ अधूरा कुछ पूरा चित्र, कुछ अधूरा या पूरा चित्र। राज छुपाकर इन गहरे कुओं में ध्वनि प्रज्वलित कर बहुत कुछ बताती, राज छुपाती या बताती, निहारती हो आंखों से ताकि वह कह सको जो जबान ना कहती हो, छुपाती हो या कहती हो। कुछ संगम जैसी मिश्रित तो स्वच्छंद नदी के जैसी, संगम या नदी के जैसी, आकाश में उड़ने वाले दीप्ति वाले नए दिए, आकाश या दिए, हरियाली के यौवन पर लहरती चंचलता की सरसों, हरियाली या सरसों, व्यक्तित्व के समंदर पर उमड़ती लुका छिपी की तरंगे, समंदर या तरंगे। ना जानू मैं किस जैसे हो तुम, मैं या तुम। क्या बात है, बहुत खूब। कार्तिक जी, आपने समय निकाला, आप हमारे जस्ट टीवी पर आए, दस्तक में दस्तक दी, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जी धन्यवाद आपका भी जी, और जस्ट टीवी का भी जी, कि इन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके मंच पे आऊं और अपनी बात और अपनी कविताएं जो मैं समाज से लेता हूं और समाज को देने का जो आपने बेड़ा उठा रखा है, आपने भी उठा रखा है, मैंने भी उठा रखा है जी, जी, और उसके लिए हम दोनों ही धन्यवाद करते हैं जस्ट टीवी का। जी दर्शकों, आज हमारे साथ हैं कार्तिक और आपकी मुलाकात हुई और जल्द ही एक और मेहमान के साथ आऊंगी लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। अब दीजिए अनुमति अपनी सखी को प्रणाम।